हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो हम करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बात। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और सिंप्लीफाई करके सीएफटी भी कहा जाता है। तो इसके अजम्पशंस क्या है, यानी कि सीएफटी ने अज्यूम क्या करा था। अब इससे पहले वीबीटी वाली थ्योरी थी, उसकी काफ़ी लिमिटेशंस थी, उसको यहाँ पर दूर करा गया था। जैसे कि वन ऑफ द थिंग जो थी इसमें, जो सीएफटी ने बताई थी, जो आपको वीबीटी में नहीं मिलती, वो उन्होंने बताई थी कि कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। नाउ अजम्पशंस ऑफ सीएफटी थ्योरी क्या है। सीएफटी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उन्होंने जो ये सीएफटी मॉडल था उसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल माना था। यानी कि आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो सीएफटी ने क्या करा था, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को टोटली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल माना था। यानी कि मेटल को आपने क्या माना है, मेटल को आपने पॉजिटिव चार्ज मान लिया और लाइगेंड को नेगेटिव चार्ज मान लिया। इट कंसीडर्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। यानी कि सबसे पहली बात कि जो इनका मेटल और लाइगेंड का बॉन्ड था वो आयनिक था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे माना, सपोज आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल भी होता है, लाइगेंड भी होता है, एंड लाइगेंड का काम क्या होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। अब सीएफटी ने क्या बताया, सीएफटी ने पहले ही ये अजम्पशन दे दी कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल माना। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा कि मेटल जो आपका है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो लाइगेंड आपके है वो नेगेटिव चार्ज हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, मेटल और जो लाइगेंड है बीइंग पॉजिटिव एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड, वो क्या हो गया, आपस में इंटरैक्ट करेगी। यानी कि आपस में क्या है, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो जाएगी। तो ये इंटरैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मीन्स आपका जो बॉन्ड है यहाँ पर वो कौन सा है, वो आयनिक बॉन्ड इन्होंने कंसीडर करा था। दैट मीन्स उन्होंने बताया था मेटल एंड लाइगेंड के बीच में जो भी बॉन्ड होगा दैट विल बी आयनिक बॉन्ड, वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट नहीं होगा। फर्स्ट अजम्पशन तो इन्होंने यही दी थी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि प्योरली जो इंटरैक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। फिर बात आती है कि आपका सेकेंड चीज जो आपकी लाइगेंड था, नेचर ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड कैसे हो गए, लाइगेंड अगर आपके, इन्होंने बोला लाइगेंड या तो आपके पॉइंट चार्जेस हो गए, लाइगेंड आपके पॉइंट चार्जेस हो गए, या फिर आपके दूसरा क्या बताया इन्होंने कि लाइगेंड आपके क्या हो गए, पॉइंट डाइपोल्स हो गए, पॉइंट डाइपोल्स हो गए। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, ये इन्होंने नेक्स्ट चीज बताई थी, इनका पोस्टुलेट था अबाउट द नेचर ऑफ द लाइगेंड। क्योंकि पूरा ही मॉडल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो आपके लाइगेंड्स क्या होते हैं, लाइगेंड्स नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो नेगेटिवली चार्ज हो गए, जो नेगेटिवली चार्ज आपके लाइगेंड है, जैसे कि क्या हो गए, OH नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, आपका F नेगेटिव हो गया। जो लाइगेंड जिसमें ओरिजिनली नेगेटिव चार्ज रहता है जिन लाइगेंड्स पे, उनको उन्होंने पॉइंट चार्जेस बताया। पॉइंट चार्जेस यानी कि उन्होंने इसको एक पॉइंट की तरह कंसीडर करा और उस पर नेगेटिव चार्ज मान लिया। नेगेटिव चार्ज पहले से भी था बट उन्हें पॉइंट चार्जेस बताए कि एक पॉइंट चार्ज की तरह ये एक्ट करेगी। क्योंकि जब मेटल के साथ इनकी इंटरेक्शन होगी, सपोज इसमें मेटल और जो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्योरली आयनिक बनेगा, और जो ये क्लोराइड होगा ये एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूट्रल लाइगेंड्स। सपोज हमारा कोई न्यूट्रल लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड्स भी होते हैं, जैसे कि कौन से न्यूट्रल लाइगेंड्स है, जैसे आपका वाटर हो गया, आपका अमोनिया हो गया। अब इनमें तो कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो हम मेटल के साथ, इनकी मेटल के साथ जब ये लगे के सपोज OH2 लगा, तो इनकी इंटरेक्शन आयनिक कैसे बताई जाए, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे, ये तो न्यूट्रल है, इस पे तो बेसिकली जो बाय नेचर इसका है, इस पे तो नेगेटिव चार्ज नहीं आता। तो उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं उनको क्या बोलो, उनको बोलो कि वो पॉइंट डाइपोल्स हो गए। अब पॉइंट डाइपोल्स का क्या मतलब है, यानी कि जो न्यूट्रल लाइगेंड्स हो गए जिनके पास खुद का नेगेटिव चार्ज ओरिजिनली नहीं है, उनको पॉइंट डाइपोल मानो। पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाटर ले लिया, ये न्यूट्रल आपका लाइगेंड है, बट यू नो दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे डाइपोल्स क्रिएट हो गए, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव।
और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेटल है आपका लगा हुआ, अब यहाँ पे मेटल है पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए तो वाटर आपका क्या है, न्यूट्रल है, बट इसमें क्या होते हैं, डायपोल्स जनरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ये जो डायपोल यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं वही अब यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव हो गया। बेशक वो चाहे आप डायपोल से जनरेट करवाओ, नेगेटिव होना चाहिए, या तो ओरिजिनली नेगेटिव हो उसके पास तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगी, या फिर अगर न्यूट्रल लाइगेंड्स है तो उन्हें पॉइंट डायपोल इसीलिए माना क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट है डायपोल का वही रिएक्ट करेगा किसके साथ, वही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गए, आयनिक हो गए, और हेंस इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी क्या हो गई, वो भी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो गई यहाँ पर भी, इसीलिए कहा जाता है इनको पॉइंट डायपोल माना गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, CFT इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इट कंसीडर्स द मेटल लाइगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक। सबसे पहली चीज थी और इंपॉर्टेंट चीज, आयनिक बोला था इन्होंने मेटल लाइगेंड के बॉन्ड को। देयर इज प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लाइगेंड, एंड जो इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी वो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा कोवलेंट नेचर होगा, नो, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगी दोनों के बीच में। नाउ लाइगेंड क्या हो गए, लाइगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस या फिर पॉइंट डायपोल। देखो पॉइंट चार्जेस कब ट्रीट करना है, इन केस ऑफ द आयनिक लाइगेंड, अगर आपका लाइगेंड जो है वो आयनिक है, सपोज F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, एंड पॉइंट डायपोल की तरह कब ट्रीट करना है, इन केस ऑफ द न्यूट्रल लाइगेंड्स, अगर लाइगेंड जो है वो आपके न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि NH3 हो गया, वाटर हो गया, कार्बोनाइल हो गया, तो उनके क्या करना है, जैसे कि यहाँ करा गया है कि इसको पॉइंट डायपोल बताया है। डायपोल का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया, डेल्टा पॉजिटिव आया। अब ये क्या है, ये एज अ पॉइंट डायपोल एक्ट करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्योरली आयनिक होगी। तो इन्होंने ये इलेबोरेट किया कि अगर आपका न्यूट्रल भी आ गया लाइगेंड तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस तरह से मेटल के साथ इंटरेक्शन करेगा। नाउ अब फोर्थ आपका जो पोस्टुलेट है वो क्या है, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम आयन हैव सेम एनर्जी मींस दे आर डीजनरेट। देखो अब मैं सारा आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, एक्चुअल में इन्होंने क्या बताया। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया, आपको पता है डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होता है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके 1 2 3 4 एंड 5, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स है। इन्होंने क्या बोला, वैसे भी एक्चुअल में ये होती ही है चीज़ कि जो 5d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल है वो डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, अभी से समझ लो, डीजनरेट का मतलब होता है ऑफ सेम एनर्जी, यानी कि जो भी 5 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। डीजनरेट का मतलब वो होता है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये डीजनरेट जो ये 5 आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये ट्रू भी होता है कि ये डीजनरेट होते हैं कब, अगर मेटल आपके पास क्या है, मेटल आपके पास क्या है, इन आयनिक या फिर एटम है, मेटल आपका एटॉमिक फॉर्म में है या आयनिक फॉर्म में है, या फिर यानी कि ये क्या है, ये अलोन है, यानी कि अकेला प्रेजेंट है, ये अलोन प्रेजेंट है, इसके साथ कोई नो फील्ड, कोई अभी इसके साथ कोई लाइगेंड नहीं अटैच्ड है, ये अलोन है अभी फिलहाल, इसके साथ कोई लाइगेंड की फील्ड नहीं है। तो क्या होता है उस केस में जो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं वो डीजनरेट होते हैं, उनकी सेम एनर्जी होती है। अब क्या हो गया, अब आप बोल रहे हो, उन्होंने बोला कि इसके बाद क्या होगी, अगर यहाँ पे स्फेरिकल फील्ड आएगी, सपोज ऐसा है मेटल यहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में है, अब यहाँ पे क्या है, अभी लाइगेंड नहीं थे, यहाँ पे मेटल आयन अलोन था। अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या हो गया कि मेटल के चारों ओर लाइगेंड लग गए, और किस वे में लगे, इन सच अ मैनर लगे कि उन्होंने एक स्फेरिकल फील्ड बना दी, यानी कि इक्वली लग गए लाइगेंड चारों ओर और उन्होंने ये स्फेरिकल फील्ड बना दी। यानी कि ये केस कौन सा है, स्फेरिकल फील्ड ऑफ लाइगेंड्स, यानी कि अगर आपके लाइगेंड की स्फेरिकल फील्ड है, यानी कि वो लाइगेंड्स मेटल को स्फेरिकली सराउंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, ध्यान से देखना। तो उन्होंने बताया जो ये डीजनरेट अभी डी ऑर्बिटल्स है, ये अभी भी डीजनरेट ही रहेगी, बट ये क्या होगे, इनकी थोड़ी सी ऊपर एनर्जी चले जाएगी। अगर ये एनर्जी है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, अभी भी ये डीजनरेट है। देखो जब स्फेरिकल फील्ड आई, अभी मेटल अकेला था, लाइगेंड नहीं थे, तो भी डीजनरेट थे, यानी कि 5 की सेम एनर्जी थी। अब क्या हुआ कि
बाहर से लाइगेंड आए कौन सी फील्ड में, चारों ओर से उन्होंने स्फेरिकली उसको सराउंड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो पांचों डी ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी ऊपर हो गई, उनकी एनर्जी क्या हुई, थोड़ी सी पहले से बेटर हो गई, यानी कि थोड़ी सी उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, बट आपस में ये अभी भी डीजनरेट है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी डीजनरेट है जब मेटल अकेला है, यहाँ पर भी डीजनरेट है जब आपका स्फेरिकल सराउंड कर रहा है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, ये ज़्यादा एनर्जी क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको पता है लाइगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऑर्बिटल्स के में भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर हो जाती है तो एनर्जी आपकी इंक्रीज कर दी, इसीलिए लाइगेंड के आने की वजह से मेटल के जो भी डी ऑर्बिटल्स थे वो सब के सब उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, बट आपस में अभी भी ये सेम एनर्जी पर अभी लगे हुए हैं, क्योंकि फील्ड आपकी क्या है, वो सिमेट्रिकल यानी कि स्फेरिकल है। अब थर्ड केस क्या बताया जाता है, थर्ड केस देखो यहाँ पे मैं अलग से बताऊंगी। थर्ड केस क्या होता है, जब मेटल को सराउंड किया है, क्या मेटल को सराउंड किया है जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड ने, यानी कि ऑक्टाहेड्रल जो लाइगेंड्स है ये स्फेरिकली नहीं लग रहे, ये ऑक्टाहेड्रली लग रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ये वाला है, जो ये वाले डीजनरेट ऑर्बिटल्स अभी तक थे, सेम एनर्जी के पांचों डी ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पे इनकी ना स्प्लिटिंग हो जाती है, यहाँ पे इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिनमें कि T2G बोला जाता है और ऊपर वाले को EG बोला जाता है। ठीक है, अब वो समझेंगे वो स्प्लिटिंग क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि ये स्प्लिटिंग हो रही है जब ऑक्टाहेड्रल लाइगेंड जो है मेटल को सराउंड कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यानी कि ऑक्टाहेड्रली लगे हैं, तो उसकी वजह से जो इनकी एनर्जी है वो सेम नहीं रहती। तीन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है, और तीन की इससे भी थोड़ी, दो ऑर्बिटल्स की इससे भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर यही बात बताई गई है, द 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड यानी कि अलोन, जब वो अकेला प्रेजेंट है मेटल, आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम या आयन हैव सेम एनर्जी मींस दे आर डीजनरेट। जैसे कि हमने ये बात करी है, जब वो आइसोलेटेड है तो पांचों जो डी ऑर्बिटल है उनकी सेम एनर्जी है। द 5d ऑर्बिटल स्टिल रिमेन्स डीजनरेट इवन व्हेन अ स्फेरिकल, ध्यान से देखो, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द मेटल आयन, यानी कि जब स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड भी आएगी मेटल के साथ, देखो स्फेरिकल जो आपकी फील्ड है वो आ गई, फिर भी क्या हुआ, फिर भी वो डीजनरेट रहे, यही बात बोलने की कोशिश करिए, वो फिर भी स्टिल रिमेन्स डीजनरेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पोस्टुलेट्स में आएगी, आपको लिखनी है। When, अब इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपकी स्प्लिटिंग देखी जाती है, ऑर्बिटल जहां पे टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, when नेगेटिव लाइगेंड्स, नेगेटिव फील्ड ऑफ लाइगेंड, नेगेटिव फील्ड ऑफ लाइगेंड क्या हुई, क्रिस्टल फील्ड ही कहते हैं इसे, लाइगेंड्स की जो फील्ड होती है उसी को क्रिस्टल फील्ड कहा जाता है। when नेगेटिव फील्ड ऑफ लाइगेंड्स बिकम एसिमेट्रिकल मींस, देखो जो आपकी ये है, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ये क्या है, ये एसिमेट्रिकल फील्ड है, ये सिमेट्रिकल फील्ड ये वाली होती है जो बिल्कुल आपका स्फेरिकल शेप में आ जाए, ये आपकी एसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन नेगेटिव फील्ड ऑफ लाइगेंड्स बिकेम एसिमेट्रिकल मींस एसिमेट्रिक फील्ड ऑफ लाइगेंड सराउंड द मेटल, अगर मेटल को एसिमेट्रिकल लाइगेंड की फील्ड सराउंड करे जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, देन द डी ऑर्बिटल्स विल नो लॉन्गर रिमेन डीजनरेट, तो इसका मतलब है आपके जो डी ऑर्बिटल है वो अब आपके डीजनरेट नहीं रहेंगे। As a result, splitting of the d orbitals happens. Pattern of splitting depend upon the nature of the crystal field of the ligand. देखो इसी की वजह से जब आपके मेटल के चारों ओर क्या आ रही है, जब मेटल के चारों ओर आपकी एसिमेट्रिकल फील्ड आ रही है, एसिमेट्रिकल फील्ड कैसे हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो सकती है, या फिर नेक्स्ट केस करेंगे तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा कि जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है दो लेवल्स में। ठीक है, और ये स्प्लिटिंग कितनी ज़्यादा होगी कम होगी वो डिपेंड करता है आपकी क्रिस्टल फील्ड का नेचर कैसा है, यानी कि लाइगेंड की जो फील्ड है वो आपकी कैसी है। अगर ऑक्टाहेड्रल होगी तो स्प्लिटिंग अलग तरह से होगी, अगर लाइगेंड्स टेट्राहेड्रल में लगे हैं तो वो स्प्लिटिंग आपके अलग से हो जाएगी।